Hi learners, I welcome you all to my YouTube channel and it would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel and hit the bell icon. This is Anshi Agarwal and in today's video I will continue the chapter The Story of Village Palampur. So let's start with the video. How is land distributed between the farmers of Palampur? You must have realized how important land is for farming. तो आप सबने ये चीज़ रियलाइज़ करा है कि जो लैंड होता है वो फार्मिंग के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इनफैक्ट बिना लैंड के तो फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल ओनली. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. So, unfortunately मतलब कि जितने भी लोग हैं जो पीपल हैं एग्रीकल्चर में इंगेज है उनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए. इन पालमपुर अबाउट 1/3 of the 450 families were landless. So पालमपुर में अबाउट 1/3 ऑफ मतलब 450 फैमिलीज रहती हैं और वो पूरी लैंडलेस है. उनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है. दैट 150 फैमिलीज मोस्ट ऑफ देम वर इसमें से 450 में से 150 फैमिलीज जो रहती हैं वो दलित्स की हैं जो बहुत ही लोअर कास्ट पीपल्स होते हैं उनकी हैं एंड हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन. और वही लोग मेन कल्टिवेशन लैंड फार्मिंग का सब वर्क करते हैं और उन्हीं के पास लैंड कल्टिवेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है. ऑफ दी रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड और जो थोड़ी बहुत बची हुई फैमिलीज हैं इसमें से 450 में से उनके पास थोड़ा बहुत लैंड है. 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंडलेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज. और इसी में से 240 फैमिलीज जो हैं वो छोटे से एक प्लॉट में उनके पास है जो सिर्फ 2 हेक्टेयर का है, लेस देन 2 हेक्टेयर साइज में है और उसे वो लोग कल्टिवेट करते हैं. कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू दी फार्मर्स फैमिली. और जो ये लोग इसमें कल्टिवेशन करते हैं उसमें इतनी एजुकेट इन लोग को इनकम नहीं मिलती कि वो लोग अपनी लिविंग चला सकें, अपनी लाइवलीहुड, अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सकें. उन लोग को इतनी ज़्यादा इससे इनकम अर्न नहीं होती क्योंकि उन लोग का जो लैंड का साइज़ है वो बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है. सो कल्टिवेट करने के लिए उनके पास जो प्रोडक्शन आता है निकल के जो आउटपुट आता है वो इतना ज़्यादा नहीं आता है. अगर लैंड बड़ा हो उस पर तब उन लोगों के पास थोड़ा तो कुछ तो प्रोडक्शन है, कुछ तो आउटपुट आए, लेकिन इस वजह से उनका कोई आउटपुट नहीं आता और फिर उसी में से उन लोग को अपनी फैमिलीज़ के लिए भी रखना पड़ता है और उसी में से उन लोग को अपना मार्केट में भी सेल करना पड़ता है. So this was the reason as land size is too small, the people in the Palampur, the lower class people in Palampur does not have adequate income for their family also. So here's a story in the given box. So just we read that. In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectare ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड. तो एक 1960 का टाइम था. उस टाइम एक फार्मर था, उसका नाम था गोविंद. वो एक फार्मर था, उसके पास 2.25 हेक्टेयर लैंड था और ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड. और वो बिल्कुल भी उसमें इरीगेशन पॉसिबल नहीं थी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हार्श टाइप का लैंड था. विद द हेल्प ऑफ His 3 sons गोविंद कल्टिवेटर. उसके बाद वो लैंड उसमें बिल्कुल भी इरीगेशन हुई नहीं थी तो उसने अपने 3 sons उसके थे, 3 बेटे थे उसके पास उसके साथ. तो उसने और उनके 3 बेटों ने मिलके उस लैंड को पूरा कल्टिवेट किया. Though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that family possessed. तो जो फैमिली रह रही थी वो मतलब बहुत लग्जरी लाइफ नहीं जी रही थी. वो लोग को बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बेकार लाइफ जीनी पड़ रही थी. इसमें बहुत हार्ड वर्क था और कोई भी लग्जरी थिंग्स उनकी लाइफ में अवेलेबल नहीं थी. तो उसके बाद क्या हुआ, जो फैमिली के पास थोड़ी बहुत जो इनकम आती थी वो कैसे आती थी, वो इनकम उनके पास एक बफेलो थी उससे आती थी. उसका मिल्क बेच के वो इनकम वो लोग जनरेट करते थे उससे थोड़ी बहुत और उसी से वो लोग अपनी लाइवलीहुड चला रहे थे. सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, अब कुछ साल बाद जो गोविंद थे वो उनकी डेथ हो गई. दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 sons. अब वो जो लैंड था, जब भी किसी फादर की डेथ हो जाती है तो जो पूरी विल होती है उनके जितने बेटे होते हैं या डॉटर या बेटे में सिर्फ बेटे को मिल जाती है, मोस्टली सन्स को ही मिलती है. तो वैसे ही उसके भी 3 सन थे तो उनके पास जो विल में सिर्फ एक वो लैंड थी तो वो लैंड 3 पार्ट्स में डिवाइड करी गई उस लैंड को. So each one now has a plot of only 0.75 hectares. और अब सबको कितना लैंड मिला, 0.7 हेक्टेयर का मिला ईच को.
इवन विथ इम्प्रूव्ड इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। और अब उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत इम्प्रूव, जो इरीगेशन इम्प्रूव हो चुकी थी वो सब उन्होंने मेथड यूज़ करे और थोड़ा मॉडर्न फार्मिंग मेथड उसमें यूज़ करे। गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। उसके बावजूद, सब कुछ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी वो लोग अपनी उस लैंड से अपनी लाइवलीहुड नहीं चला पा रही। बिकॉज क्यों नहीं चला पा रहे थे? क्योंकि उसका साइज ही इतना छोटा था। आप कितना प्रोडक्शन ले आएंगे? आप उसका डबल ला सकते हो, उसका कितना ज़्यादा ले आएंगे? उसका उससे ज़्यादा, और ऑब्वियसली सबकी फैमिली होती है, तो वो लोग उसको सेल करेंगे और क्या या फिर उससे अपनी फैमिली को चलाएंगे। तो गोविंद सर अपनी लिविंग चला नहीं पा रहे थे उससे। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर। तो फिर बाद में उन लोग को अपने लिए कुछ एडिशनल वर्क्स भी देखने पड़ते थे करने के लिए। You can see the large number of plots scattered around the village in their picture. So in the given picture 1.5, there was a distribution of land you can see. So here you can see here's a lot of land which is irrigated and some lands are there which is not irrigated. That some yellow colors land जिसमें थोड़ा सा प्लांट्स की पिक्चर्स नहीं दिख रही, तो वो सब लॉट ऑफ लैंड है जितनी बची हुई है वो विलेज में ऐसी पड़ी, स्कैटर पड़ी है। दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्म। और जो ये भी लैंड है ये कौन कल्टिवेट कर रहे हैं? स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेट करते हैं। On the other hand, more than half of the area of the village is covered by plots that are quite large in size. और हाफ इसमें आप देख रहे हैं लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक साइड बहुत छोटे छोटे लैंड के साइजेस हैं और सेकेंड वाले पार्ट में काफ़ी बड़े बड़े साइजेस हैं। तो इस लैंड के भी एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस विलेज के पार्ट को, जहाँ पे एक साइड काफ़ी बिग साइज का लैंड है और एक साइड काफ़ी स्मॉल साइजेस के लैंड है। यू ऑल कैन सी दैट covered by the plots which are quite large in size। और जो वो काफ़ी large size में। In Palampur there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land। तो पालमपुर में about 60 families रहती हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स को मिला के रहती हैं, दोनों लोग एक साथ। और ये लोग कितने लैंड पे कल्टीवेट करते हैं? इन लोगों से लैंड का साइज होता है 2 हेक्टेयर्स होता है या अबव दैट भी हो सकता है। एंड फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सीडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स एंड मोर। और बहुत से जो ऑलरेडी लार्ज और बिग फार्मर्स होते हैं उनके जो लैंड का साइज है वो मोर देन 10 हेक्टेयर्स होता है या फिर 10 हेक्टेयर्स तक होता है। सो यू ऑल कैन सी व्हाट इज द सिचुएशन इन पालमपुर। जो मीडियम क्लास पीपल हैं, जो फार्मर्स मेन होते हैं, उनके पास लैंड का साइज कितना छोटा है और उससे वो अपनी लाइवलीहुड प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं कर पाने। और ऑन द अदर हैंड जो बिग फार्मर्स हैं उनको क्या, उनके पास इतना बड़ा बड़ा लैंड है, उनके पास एडिशनल वर्क्स भी हैं और इन लोग को किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर वी कैन से हियर। नाउ नेक्स्ट पेज, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब नाउ दैन आर नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग को लेबर कहाँ से मिलेंगे। अब हम लोग पास भैया लैंड हो गई, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और लैंड का सस्टेनेबल सिस्टम हो गया, लैंड हमने सस्टेन कर ली, डिस्ट्रीब्यूट कर ली, लैंड कैसे फिक्स्ड है वो पता कर लिया, और हम लोग लैंड पे क्या चीज़ कैसे कौन से प्लांट्स हम लोग उस पर ग्रो कर सकते हैं वो हम लोग को ये भी तो, ये सब काम करने के लिए कोई लेबर भी तो होना चाहिए, कोई पीपल होने चाहिए, कोई वर्कर्स होने चाहिए। सो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब जो लेबर्स होते हैं जो ये वर्क करते हैं इनको भी कोई ना कोई देते ही होगा ना, कुछ तो होते हैं चलो अपने आप आ जाते हैं। एज एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं, जैसे हम लोग अपना घर जब बिल्ड करवाते हैं तो काफ़ी सारे लेबर्स हम लोग हायर करते हैं, तो कुछ तो हम लोग कैसे करते हैं, या फिर हम लोग कुछ को तो पर्सनली हम लोग बुला लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग एक ओनर होते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं और वो हम लोग को लेबर्स देते हैं कि आप ये लेबर ले जाइए, ये हायर्ड लेबर है और आप इनसे वर्क करवा सकते हैं। तो ऐसे ही, और बाकी जो होते हैं वो कैजुअल लेबर टाइप पे होते हैं जो अपने आप आ जाते हैं, जिनको हम लोग बुलाते हैं पर्सनली, और जो किसी और के मीडियम से आते हैं, अपने ओनर के उससे आते हैं, वो हायर्ड लेबर्स होते हैं। सो ऐसे ही यहाँ पे भी है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कौन इनको प्रोवाइड करेगा वहाँ उस फील्ड में, उस फार्म में वर्क करने के लिए। सो आफ्टर लैंड, अब लैंड का सब कुछ ख़त्म हो गया, तो लेबर इज़ द नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोगों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने आगे पढ़ा था। देयर आर 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस। सो हम लोगों ने ये 4 चीज़ पढ़ी थी, और हम लोगों ने फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में भी पढ़ा था, उसमें वो सब था, वो सब नेक्स्ट चीज़ है। बट 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस। देन फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क
और तो फार्मिंग में सबसे क्या ज़रूरी होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग होती है हार्ड वर्क। विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट पेशेंस हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग अचीव नहीं कर सकते। अगर हम लोग किसी भी चीज़ पे अपने एफर्ट्स पुट नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ पे हम लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो हम लोग कैसे उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लोग अपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स हम लोग चाहते हैं। हम लोग ने जब हम लोग का नया सेशन स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने सोचा कि इस बार तो हम लोग को अबव 90 अबव 95% लाने हैं, और हम लोगों ने ये टारगेट सेट किया। तो क्या ये टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा लास्ट के एंड ईयर तक? अगर हम लोग अपने आप तो अचीव नहीं होगा, जब तक हम लोग उस चीज़ पे हार्ड वर्क नहीं करेंगे, उस चीज़ में मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज़ अचीव नहीं होगी। तो हम लोग क्या यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हम लोग को रेगुलर स्टडीज़ करने पड़ेंगे, रेगुलर स्कूल जाने पड़ेंगे, रेगुलर प्रॉपर हम लोग को नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर लेक्चर्स सुनने पड़ेंगे, और कोई भी डाउट्स होगा, इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग को कोई भी डाउट्स होगा हम लोग अपने टीचर से डिस्कस करेंगे, या फिर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी विल सर्च। तो हम लोगों ने ये सारे एफर्ट्स डाले, ये सारे हम लोगों ने हार्ड वर्क्स किए, उसके बाद ही हम लोग का रिजल्ट जो हमने टारगेट सेट किया था स्टार्टिंग में वो अचीव कर पाए। उसी तरह फार्मिंग में भी, अगर फार्मिंग में हम लोगों को कोई भी चीज़ की ग्रोथ करनी है, लैंड की ग्रोथ करनी है, तो हम लोग के लिए उसमें भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए हार्ड वर्क क्या होगा, उसके लिए हार्ड वर्क हम लोग को लेबर्स हायर होंगे, लेबर्स क्या वर्क करेंगे, फील्ड को कल्टीवेट करेंगे, उसको वाटर देंगे, उसको हार्वेस्ट करेंगे, उसको प्रॉपर तरह से प्लॉगिंग होएगी और उसमें वाटर सब कुछ, मतलब बहुत प्रॉपर सीड्स अच्छे यूज़ करें, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर, हम लोग ये सब हार्ड वर्क उसमें डालेंगे, अपने एफर्ट्स डालेंगे, और कुछ पेशेंस भी हम लोग रखेंगे टाइम टू टाइम के लिए। सो तभी हम लोग के जो आखिरी में रिजल्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा आता है। सो इसीलिए से बोलेगा फार्मिंग रिक्वायर्स ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। तो इसलिए फार्मिंग में हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी होता है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। अब जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो लोग अपनी फैमिली के साथ तो मिलकर अपनी फील्ड खुद ही कल्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी लैंड का साइज इतना छोटा होता है कि वो लोग अपने आप ही कर लेते हैं, उन लोगों को किसी भी लेबर को हायर नहीं करना पड़ता है। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। तो अब वो लोग खुद ही अपनी फार्मिंग से अपने लेबर्स बन जाते हैं। बट अब क्या हो बच्चे, अब कौन स्मॉल का तो हो गया काम, उन्होंने अपने आप कर लिया अपनी फार्मिंग। अब मीडियम और लार्ज फार्मर्स भी बचे, तो उन्होंने क्या हुआ, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू द वर्क ऑन देयर फील्ड, टू वर्क ऑन देयर फील्ड। और जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं वो लोग लेबरर्स, फार्म लेबरर्स जो होते हैं उनको हायर करते हैं, ताकि वो लोग इनकी फील्ड्स में आए और वर्क कर सकें और प्रॉपर इन लोग को रिजल्ट मिल सके उस चीज़ का। सो farm laborers come either from landless families or families cultivating small plots of land। तो अब जो फार्म लेबर्स ये लोग हायर करते हैं वो कहाँ से आते हैं, द क्वेश्चन इज दैट। तो वो लोग कहाँ से आते हैं, वो लोग आते हैं या तो उनके पास अपना खुद का लैंड नहीं होता फार्म लेबर्स का, वो लोग एकदम लैंडलेस होते हैं। अब उनके पास लैंड नहीं है तो उन लोग इनकम कहाँ से जनरेट करेंगे, अपनी लिविंग कैसे चलाएंगे, तो उन लोग को कहीं और पे जाके वर्क करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे कहीं पे सर्विस करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग पास खुद का बिजनेस नहीं है, खुद का अपना पर्सनल बिजनेस नहीं है, तो हम लोग कहीं पे जॉब करेंगे ना, कहीं पे सर्विस करेंगे, और वो हम लोग को उसके बदले सैलरी और एनीथिंग हम लोग को मिलता रहता है उससे हम लोगों को। तो ऐसे यहाँ पे भी अब जिनके पास अपना लैंड नहीं है तो वो तो अब वो उनके पास इतना वो भी नहीं है कि वो लैंड खरीद सके या उसको कुछ कर सके, तो ऐसा भी नहीं। तो वो लोग दूसरों के लैंड पे वर्क करते हैं, दूसरे की फील्ड से वर्क करते हैं, और उसके बदले में उनको वेजेस या जो भी मिलता है वो मिलता रहेगा। सो फार्म लेबर्स जो होते हैं जिनके पास जो लैंडलेस होते हैं वो लोग वर्क करते हैं, या फिर फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, या फिर कुछ फैमिलीज में अब किसी बार बहुत छोटा साइज का लैंड है तो उसमें ज़्यादा एक पीपल वर्क करके ले आएगा, बाकी मान लीजिए घर पे फॉर एग्जांपल घर पे मान लीजिए 4 पीपल्स हैं, जिसमें से 2 आर जेंट्स एंड 2 आर लेडीज़। तो आजकल लेडीज़ भी वुमेंस भी वर्क करती हैं फील्ड्स में। तो मान लीजिए 1 लेडी और 1 मैन और 1 वुमेन एंड 1 मैन एक फील्ड में अपनी स्मॉल साइज की में वर्क कर, और जब एक मैन और एक वुमेन बचे वो क्या करेंगे, खाली तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियस उनको अपनी लिविंग चलानी है। तो कैसे चलाएंगे, वो लोग दूसरे की फील्ड्स में जाके वर्क करेंगे। जो और दूसरे की फील्ड्स कौन सी होती है, जो लार्ज और मीडियम साइज फार्मर्स की फील्ड होती है वही होती है, वहाँ पे वो लोग जाके वर्क करते हैं। सो अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव राइट ओवर दी
क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। सो अब जैसे जो फार्म लेबर्स होते हैं, उनके जो फार्म लेबरर्स होते हैं, मतलब जो हायर्ड फार्मर्स होते हैं, उनके पास कोई भी ये राइट नहीं होता कि जो भी उन्होंने क्रॉप्स ग्रोन किया है उनकी लैंड पे, लार्ज जो मिनरल्स है, वो लोग वो ले सके अपने आप। वो अपने आप नहीं ले सकते। हाँ, उनको भले चाहे बाद में एज अ गिफ्ट, एज अ वेजेस, एज अ सैलरी के बारे में काइंड में उनको कुछ ये सब दे दिया जाए, बट वो लोग ऐसे ही ले सकते। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क। और उन लोगों को क्या मिलता है जब वो लोग वर्क करते हैं, तो उसके बदले में उनको वेजेस मिलते हैं बाय द फार्मर्स। फार्मर्स से उनको वेजेस मिलते हैं। फार्मर्स मीन्स मीडियम एंड लार्ज फार्मर, उन लोगों को, स्मॉल फार्मर्स को वेजेस दे देते हैं उस पर, फॉर हुम दे वर्क, और जो भी उन्होंने वर्क किया या तो वो दे दे। वेजेस कैन बी, अब वेजेस किस फॉर्म में हो सकती हैं? वेजेस कैन ऑल्सो बी इन कैश, या तो कैश वेजेस दे दे, और या फिर इन काइंड वेजेस दे दें। तो जो वेजेस होती है उनकी, वो तो कैश में हो सकती है या फिर काइंड में। तो कैश में तो मतलब उन लोगों ने उसके बदले में पैसे दे दिए, उनको रुपीस दे दिए। काइंड में कैसे हो सकती है? काइंड में ऐसे हो सकती है कि एग्जाम्पल, उन्होंने जो भी वर्क किया उसके बदले उन्होंने जो भी क्रॉप ग्रोन किया, उनको क्रॉप्स दे दिए वो थोड़े बहुत। तो इस तरह भी उनको दे सकते हैं ताकि वो लोग अपना लिविंग चला सकें। ठीक है। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो, कुछ टाइम पे उनको मील्स भी मिल जाता है वेजेस की तरह में। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, और वेजेस हर रीजन में, हर जगह पे अलग अलग उससे दी जाती है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि यूपी में सैलरी, मतलब सॉरी सैलरी बोले, वेजेस में पैसे ही चलते हो सकता है कि एमपी में ऐसा ना होता हो। एमपी में वेजेस के बदले में, वेजेस के उसमें काइंड के उस फॉर्म में दी जाती हो, और कहीं पे मील्स के फॉर्म में दी जाती हो। तो हर रीजन में वेजेस देने का प्रोसेस, मेथड अलग अलग है, जो भी वो लोग डिसाइड करें उस पर। वेजेस vary widely from region to region, from crop to crop, or from one farm activity to another, लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब अच्छा, वेजेस इस फॉर्म में मिलती है कि किस टाइप का वर्क है। अब मान लीजिए अगर क्रॉप में फील्ड्स को खाली सीड्स बोने का वर्क है, तो उसके हिसाब से वेजेस अलग होंगी। हार्वेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, तो हार्वेस्ट के लिए अलग होंगी। प्लॉइंग करने में की अलग होंगी। सबकी अलग अलग, सोइंग, प्लॉइंग, सबकी अलग अलग टाइप की वेजेस होती है। फॉर एग्जांपल, जल्दी से मान लीजिए एक स्कूल है, फॉर एग्जांपल स्कूल में अब मान लीजिए जो वर्क प्रिंसिपल का है उसकी सैलरी अलग होती है, और जो एक टीचर होती है उसकी सैलरी अलग होती है, कोऑर्डिनेटर्स की सैलरी अलग होती है। सबकी अलग अलग टाइप की सैलरी होती है। मतलब टाइप मीन्स हम सबकी, मतलब हायर, किसी की हायर होती है सैलरी, किसी की लोअर होती है। सो वो उनके वर्क पे डिपेंड करता है। ऐसे ही जो कोऑर्डिनेटर स्मॉल उस विंग की होती है उनकी सैलरी कम होती है, जो लार्ज विंग की होती है, जो बड़े क्लासेस की होती है, उनकी सैलरी अलग होती है। सो इसी टाइप से वेजेस भी वैरी करती हैं, वर्क पे डिपेंड करती हैं उनके। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। मतलब एम्प्लॉयमेंट में कैसे वेरिएशन आता है? जैसे काफ़ी टाइम होता है, हर समय तो मतलब उसमें वो नहीं होता है कि फार्म में वर्क ही होता रहे। कभी कभी एम्प्लॉयमेंट में भी वेरिएशन आ सकते हैं, कभी किसी को वर्क मिला, कभी नहीं मिला। अ फार्म लेबर्स माइट बी एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर दी होल ईयर। अब जैसे उनकी एम्प्लॉयमेंट कैसे अलग होती है? उनकी एम्प्लॉयमेंट ऐसे अलग होती है कि या तो वो लोग डेली कहीं ना कहीं भी फील्ड से बुला लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग को जब घर बनवाना होता है अपना, तो हम लोग ब्रिक्स लगाने के लिए अलग होते हैं, और ब्रिक्स को सही से फिक्स करने के लिए अलग होते हैं, और बाउंड्रीज बनाने के लिए अलग होते हैं, है ना। और हर चीज़ का प्लास्टर टाइप पे जो होता है उसके लिए अलग पीपल्स होते हैं। तो इसी तरह से इससे भी होता है कि मतलब कोई पर्सन होता है कि हार्वेस्टिंग करने में ज़्यादा अच्छा हो, तो वो हार्वेस्टिंग टाइप से सारे वर्क करे। कोई पर्सन होता है जो सोइंग में ज़्यादा सोइंग का वर्क करेगा। और बहुत सारे पेजेस ऐसे एम्प्लॉयमेंट भी होते हैं कि जो डेली बेसिस वर्क कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए डेली, मतलब उनको पता है कि उनको कोई ना कोई फील्ड में वर्क मिल ही जाएगा डेली। बहुत से ऐसे होते हैं जिनको वन ईयर, पूरे ईयर के लिए वो लोग पेड होते हैं कि अब एक ईयर तक आप लोग मेरे फील्ड में वर्क करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं। तो इसी तरह एम्प्लॉयमेंट हर जगह भी अलग अलग टाइप का होता है। फ्रॉम वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी हार्वेस्टिंग फॉर ईयर। अब एक और स्टोरी आई है ऑफ देयर वाज अ डाला के बारे में एक स्टोरी है। डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। तो जो डाला था वो एक लैंडलेस वर्कर था। वो पालमपुर में डेली वेजेस पे वर्क करता था।
उसको रोज़ के रोज़ वेजेस मिलते थे। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उसको रोज़ अपने लिए काम ढूंढने जाना पड़ा। डेली वेजेस होंगे, उनको तो रोज़ अपने लिए काम ढूंढने जाना पड़ता था। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300 पर डे। तो जो मिनिमम वेज एक थी फार्म लेबर्स की जो सेट करी थी गवर्नमेंट ने, वो थी ₹300 एक दिन का। और कब सेट हुई थी? मार्च 2017 में। बट डाला गेट्स ओनली 160, लेकिन डालो को कितने मिलते थे? सिर्फ 160 पर डे मिलते थे। क्यों मिलते थे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट, देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पार्लियामेंट, क्योंकि वहाँ पे फार्म लेबर्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा हैवी कंपटीशन था। बिकॉज जितने भी डेली वेजेस वर्क, उनको डेली वर्क चाहिए होगा, अपनी लिविंग करा रही है, तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए कोई आया, कोई मीडियम या कोई लार्ज फार्मर आया, उनको बुलाने के लिए, आप चलिए आज आप मेरी फील्ड में काम कर लीजिए। तो अब वहाँ पे कंपटीशन चालू हो जाता था। वो बोलता था कि किसी ने बोला कि 300 रुपीज़, तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं 250 ले लूँगा, आप मुझे ले चलिए। तो जो कम पैसे लेगा तो जो फार्मर होगा उसी को लेके जाएगा। तो फिर किसी और ने बोला कि नहीं नहीं मैं 160 ले लूँगा, आप मुझे ले चलिए। तो इसी तरह वहाँ के जो फिक्स वेजेस हो गए थे 160 उसको मिलने लगे थे। 300 से हाफ हो गए थे सीधे उसके वेजेस। तो ये इसी टाइप का कॉम्बिनेशन। सो पीपल एग्री टू वर्क एट लो, क्योंकि वहाँ पे पीपल लोअर वेजेस में भी वर्क करने के लिए तैयार हो जाते थे। डाला कंप्लेन्स अबाउट दिस सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबर, और डाला ने अपनी ये सिचुएशन की कंप्लेन करी रामकली से, जो भी एक फार्म लेबर थी। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द, और ये दोनों सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट पीपल थे विलेज में। नाउ हेयर द 6th पॉइंट, द कैपिटल नीडेड इन फार्म। हम लोग लेबर्स, हम लोग लैंड के बारे में पढ़ लिया, लेबर के बारे में पढ़ लिया। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का थर्ड आया कैपिटल। अब कैपिटल, अब फार्मिंग कर रहे हैं तो बिना कैपिटल, बिना पैसे के तो फार्मिंग हो नहीं पाएगी। कुछ ना कुछ तो मैन्योर्स लाने पड़ेंगे, सीड्स लाने पड़ेंगे। मॉडर्न फार्मिंग अगर मेथड यूज़ करें तो उसके लिए वो सब बहुत ही ज़्यादा, उसके लिए पैसे चाहिए। तो वो सब कहाँ से आएंगे फार्मिंग में? वो सब कैसे आएंगे? So now you have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital. तो हम सब ने ऑलरेडी देख रखा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उनको उससे बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें जो सीड्स होते हैं वो HYV सीड्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और उसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये सब भी हम लोग को चाहिए होता है। तो इसलिए वो सब चीज़ें कॉस्टली होती है, तो उसके लिए कैपिटल हम लोग को चाहिए होती है अगर हम लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड मोर मनी बिफोर देन बिफोर। तो अब फार्मर को और भी ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे जब वो फार्मिंग करेगा। जो पहले उसको लगते थे ट्रेडिशनल मेथड्स में, अब उससे अगर वो मॉडर्न फार्मिंग यूज़ करेगा तो और ज़्यादा पैसे लगेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो। अब वो लोग पैसे कैसे अरेंज करेंगे? सो सबसे पहला पॉइंट, वो लोग बोरो करेंगे, किसी से लोन ले सकते हैं, इस तरह से वो लोग पैसे अरेंज। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? most small farmer have to borrow money to arrange for capital। तो उनको अपनी कैपिटल अरेंजमेंट करने के लिए, अपने पैसा अरेंज करने को उनको किसी से बोरो करना पड़ता था, पैसे किसी से उधार लेना पड़ता था। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। तो वो लोग किससे बोरो करते थे? वो लोग जो लार्ज फार्मर, मीडियम फार्मर्स, मनी लेंडर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, तो उनसे लोग बोरो करते थे, पैसा उधार में लेते थे। और द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स आर वेरी, और इस लोन पे जो किसी और से लोन लेते थे उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता था। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे। अब बाद में जब उनको लोन वापस करना पड़ता था तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा टेंस, डिस्ट्रेस हो जाते थे, क्योंकि वो लोग पे नहीं कर पाते थे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट की वजह से। मान लीजिए जो पैसा उन्होंने लिया, उन्होंने मान लीजिए 1000 लिया फॉर एग्जाम्पल, अब उनका लोन उसमें इतना ज़्यादा है कि वो एक ईयर होते थे वो 1000 डबल हो गया, ट्रिपल हो गया वो पैसा, ठीक है। तो वो लोग कैसे पे करेंगे? तो उन लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करें। सो देयर वाज अ स्टोरी ऑफ अ स्मॉल फार्मर। सो एक सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर। सविता एक लेडी थी जो एक स्मॉल फार्मर थी। शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो उसके पास 1 हेक्टेयर की लैंड थी और उसने प्लान किया कि वो इसी में वीट ग्रो करेगी। Besides seeds, fertilizer and pesticides, she need cash to buy water and repair her farm instruments. तो उसको सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, उसको ये सब चाहिए था, तो ये सब लाने के लिए उसको पैसे चाहिए थे, और इन सब चीज़ों को अपने फार्म को पूरा अच्छी तरह से रिपेयर करने के लिए, अपने फार्म को अच्छी तरह कल्टीवेट कर, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी लगते हैं, तो वो सब इसको चाहिए थे। तो वो सब चाहिए तो उसको मतलब कैपिटल की नीडेड थी वो सब लाने के लिए।
She estimate that the working capital itself would cost a minimum of ₹3,000. तो उसने एस्टिमेट किया कि जो वर्किंग कैपिटल है उसकी कितनी लग जाएगी टोटल. वर्किंग कैपिटल मीन्स जो डेली वेजेस होती है, जो डेली खर्चे होते हैं, उसमें कितना लग जाएगा, 300 रुपये लग जाएगा. शी डजेंट हैव द मनी, उसके पास पैसे थे ही नहीं. बट सो शी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह अ लार्ज फार्मर. तो उसने तेजपाल सिंह से सोचा कि बोरो कर लें, जो कि बहुत लार्ज फार्मर था. तेजपाल सिंह agrees to give Savita the loan at the interest rate of 24% for 4 months. So उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 3,000 रुपीज़ दे दूंगा, लेकिन उसने कहा कि बट जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 4 महीने का 24% होगा. सो यू कैन इमेजिन 4 मंथ्स का 24%. तो सो उसके बाद 8 मंथ्स का कितना हुआ, 8 मंथ्स का हुआ 48% ऑफ इंटरेस्ट. 48 अप्रॉक्स 50 to 55% एक ईयर का इंटरेस्ट वो ले रहा था. सोचिए कितना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट वो ले रहा था. सो अब फिर क्या हुआ, विच इज़ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे. तो उसने ये कहा कि, और वो सविता रेडी हो गई लेने के लिए. उसने ये भी कहा कि मैं आपकी फील्ड में वर्क कर दूंगी 100 रुपये एक दिन का, 100 रुपये में एक दिन के, और जब हार्वेस्ट का टाइम आएगा तब मैं वर्क कर दूंगी आपकी फील्ड में आगे. एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो. अब बताइए, क्योंकि वेजेस कितने सेट है गवर्नमेंट से, 300 रुपीज़ पर डे, लेकिन वो कितने मान गई, वो 100 रुपीज़ में मान गई कि मैं आपके में 100 रुपीज़ में वर्क कर दूंगी. सो Shavita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own. अब शविता ने उससे पैसे लिए 3,000 रुपये और सामान लिए. अब उसने सोचा कि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपनी फील्ड पे हार्वेस्ट करनी है, साथ में तेजपाल सिंह की भी फील्ड हार्वेस्ट करनी है. सो देन क्या हुआ, एंड देन द वर्क एज अ फार्म लेबर फॉर तेजपाल. अब तेजपाल सिंह के लिए वर्क करना. द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम. जो हार्वेस्ट का टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी टाइम होता है. एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन शी हैड अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्स. और वो 3 चिल्ड्रेंस की मदर भी थी, तो उसके पास बहुत सारी अपने घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बहुत सारा वर्क था. सविता अग्रीज टू दिस टफ कंडीशन एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फ्रॉम एज अ स्मॉल फार्म. क्योंकि लेकिन सविता ये सारी टफ जितनी भी कंडीशन थी इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई, बिकॉज वो जानती थी कि उसके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है, और उसको कोई भी एक स्मॉल फार्मर को कोई भी लोन नहीं देगा इतनी ज़्यादा ईजिली. उसको वहीं से लोन मिल सकता था, बिकॉज एज अ बैंक अगर कोई स्मॉल फार्मर होगा, कोई भी होता है, अगर बैंक से हम लोग लोन जाते हैं तो वो एक कोलेक्टर सिक्योरिटी मांगते हैं. तो वो क्या सिक्योर, उसके बाद तो कोई कुछ है ही नहीं, तो वो क्या सिक्योरिटी उसमें देगी. तो वो उसको मनी लेंडर इन्हीं सबसे लोन लेना पड़ा, और इंटरेस्ट रेट हाई था तो वो कुछ कर भी नहीं सकती, तो उसको लेना ही था, उसकी वो मजबूरी थी. तो इसीलिए ये सारी डिफिकल्ट सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ी. सो अब आपने इस स्टोरी में देखा कि जो सविता थी वो बहुत ही पुअर थी, और वो लोअर वेज में वर्क करने के लिए रेडी हो गई. साथ में उसको पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि उसने इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी वो तैयार हो गई, और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के बाद भी उसने खुद उसके फील्ड पे हार्वेस्ट के टाइम वर्क करने के लिए कहा. सो यू ऑल कैन सी द टफ सिचुएशन दैट स्मॉल farmers are facing in Palampur. So second point, in contrast to the small farmers, the medium and large farmer have their own savings from farming. अब से तो था स्मॉल फार्मर का. अब मीडियम और लार्ज फार्मर्स भी अपनी फील्ड पे वर्क करवाते हैं, उनको पैसा लगता है, उनको भी कैपिटल चाहिए, तो वो लोग कैपिटल कहाँ से लाते हैं. तो अगर हम लोग देखा जाए बिसाइड लार्ज और मीडियम फार्मर को, दे हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग. तो वो जितनी फार्मिंग करवाते हैं उसका जो पैसा आता है वो लोग सेव करते जाते हैं, तो उनके पास एक सेविंग होती चली जाती है, तो वो लोग उस सेविंग को वो लोग खर्च करते हैं अपने फार्मिंग में. दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल, और जो उनको भी नीडेड होती है कैपिटल वो लोग अरेंज करें, क्योंकि उनके पास सेविंग होती है. सो दिस इज़ हाउ फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग. तो इसी वजह से वो सेविंग से अपना पैसा अरेंज कर लेते हैं. नाउ we all get to know that how farmers get the capital, then labor, and then how they cultivate land. अब हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. अब जितना भी उन्होंने हार्वेस्ट किया, जितना भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, उसके बाद उन्होंने कितना अपने लिए रखा, कितना उसको सेल किया, ये सब हम लोग अब पढ़ेंगे. नाउ सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. Let's suppose that the farmers have produced wheat on their land.
यूजिंग दी 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब आपने सपोज किया कि एक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया है अपने लैंड में। इट इज़ अ सपोज, आप लोग को सिर्फ एक सपोज करना है, इमेजिन करना है आप लोगों को कि एक कोई भी फार्मर है, उसने अपने लैंड में वीट प्रोड्यूस किया है। जो भी 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इसको यूज़ करके। सो द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कम्प्लीट। अब जो वीट था वो हार्वेस्ट हो गया, उसका प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया। हार्वेस्ट में वीट फार्म लैंड से निकाल लिया गया, उसको मतलब उसका प्रोड्यूस भी हो गया, उसको मतलब प्रोडक्शन भी होता है ना, प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया। वॉट डू द फार्मर्स डू विद द वीट? अब क्वेश्चन ये आया कि वो लोग अपनी वीट के साथ, तो अब वो लोग सोचेंगे कि वो लोग अपने वीट के साथ क्या करें। मतलब उन्होंने उसका आउटपुट भी लिया है, वीट को प्लांट से अलग करना पड़ता है ना, तो उन्होंने वो भी कर लिया। अब वो लोग सोचेंगे इसका जो ये आउटपुट आया इसका अब क्या करेंगे लोग। तो दे रिटेन द पार्ट ऑफ वीट फॉर देयर फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट। तो अब वो लोग उसका कुछ पार्ट वो लोग अपने कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, और कुछ और जो जितना मतलब 1 ईयर तक की कंजम्पशन के लिए वो लोग वीट अपने पास रोक लिया उन लोगों ने, और उसके बाद जितना भी बचा उसको सेल कर दिया मार्केट में ले जाके। तो स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड। सो अगर हम लोग इसमें स्मॉल फार्मर्स को हम लोग देखें, जो सविता और गोविंद के सन्स थे, उनके पास बोलो तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल फार्मर्स थे, और स्मॉल फार्मर्स का दूसरा जो उनका लैंड का साइज़ था वो भी बहुत कम था। तो वो लोग क्या करते, उसमें से प्रोडक्शन उनका इतना कम निकला, हार्वेस्टिंग इतना कम हुआ, तो वो लोग उसमें से कितना रखें, कितना सेल करेंगे। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन है उनके लिए। सो सब्सटेंस इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली। तो जितना भी होता था वो लोग पहले अपनी फैमिली के लिए रखते थे। सो इट इज़ अ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई द वीट। तो अब जो वीट आ रहा है मार्केट, वो कौन सप्लाई कर रहा है? जब ये स्मॉल फार्मर ने पूरा कल्टीवेट किया, हार्वेस्ट किया, लोन लेके तो सब वर्क किया, और उसके बाद भी इन लोगों को पूरा वीट अपने लिए घर पे रखना पड़ा, कुछ भी सेल नहीं किया, इनके पास कोई भी पैसा नहीं आया उससे। तो वीट कहाँ से आया? तो वीट जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते थे, जिनकी फील्ड्स पे लोग वर्क भी करते थे, वो लोग सेल करते थे, क्योंकि उनका तो प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता था। उनके पास 10 हेक्टेयर्स की लैंड होगी तो उनका प्रोडक्शन भी काफ़ी हाई होगा। सो इस तरह वो लोग काम करते थे। सो supply of wheat in the picture 1.1 you can see the bullock carts streaming to the market, each carrying loads of wheat. So आप 1.1 पिक्चर में देख सकते हैं, टर्न करके पेज की, उसमें बहुत सारे बुलक कार्ट्स आ रहे हैं जिसमें बहुत सारा वीट है, तो वो वीट मार्केट के लिए जा रहा है। तो द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फॉर द शॉपकीपर्स इन टाउन्स एंड सिटीज। तो जो जितने भी ट्रेडर होते हैं वहाँ पे वो लोग सारे वीट बाय कर लेते हैं, और बाद में वो लोग शॉपकीपर्स जो होते हैं जिनसे हम लोग वीट खरीदते हैं उनको सेल कर देते हैं, और फिर टाउन्स और सिटीज़ में वीट पहुँच जाता है। So now Tejpal Singh, the large farmer, has surplus of 350 quintals of wheat from all these land. तो तेजपाल सिंह के पास 350 क्विंटल्स ऑफ wheat का प्रोडक्शन हुआ था। He sell the surplus wheat at the रायगंज मार्केट and has good। तो उसने जितनी भी सरप्लस wheat है रायगंज के मार्केट में सेल कर दिया, उसका काफ़ी सारी अच्छी अर्निंग हो गई। What does तेजपाल सिंह do with his earning? अब जो अर्निंग हुई उसके साथ तेजपाल सिंह क्या करेगा? तो उसका क्या हुआ, लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ हिज मनी इन इज बैंक अकाउंट। लास्ट ईयर में उसका जितनी भी अर्निंग होती है सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में सेव कर लिया था। लेटर ही यूज द सेविंग ऑफ लेंडिंग टू फार्मर सविता हु वर इन नीड ऑफ द लोन। अब बाद में उसने उसी सेविंग से तो सविता को लोन दिया था, तो उसकी सेविंग्स कम हुई। एंड ही ऑल्सो यूज सेविंग्स टू अरेंज फॉर वर्किंग कैपिटल फॉर द फार्मिंग इन नेक्स्ट सीजन। और फिर नेक्स्ट सीजन के लिए उसने जितने फार्मिंग मेथड्स लाए थे, जितने भी इनपुट्स लाए थे, हम लोग अभी आगे पढ़ा था कि वो लोग कहाँ से कैपिटल अरेंज करते हैं, तो अपनी सेविंग से करते लार्ज और मीडियम फार्मर्स। उसने भी अपनी सेविंग से ही कल्टिवेट करने के लिए फीड नेक्स्ट ईयर के लिए अरेंज करा। फिर he also used saving to arrange for working capital. This year Tejpal Singh plans to use his earning to buy another tractor, and the tractor would increase his fixed capital. अब इस साल तेजपाल सिंह ने क्या सोचा? तेजपाल सिंह ने सोचा कि अब की साल वो एक नया ट्रैक्टर बाय कर लेगा, जिसके और ट्रैक्टर बाय कर, ट्रैक्टर किस में आता है, ट्रैक्टर इज अ फिक्स कैपिटल, इससे उसकी फिक्स कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। नाउ लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। इसी तरह जितने भी मीडियम और स्मॉल
मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर होते हैं वो लोग अपना ऐसे प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे सेल भी करते हैं. अ पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल ऑफ द नेक्स्ट सीजन. और जिसका जो पार्ट ऑफ जितना भी अर्न किया उसमें से कुछ पार्ट वो लोग सेव कर देते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर की कैपिटल में वो लोग उससे बाय कर सकें चीज़ें. Thus they are able to arrange the capital for farming and for their own saving. और तो वो लोग कैपिटल अरेंज कर लेते हैं अपनी फार्मिंग के लिए भी और अपने ओन यूज़ के लिए भी. सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ दी सेविंग्स टू बाई कैटल ट्रक्स एंड टू सेटअप शॉप्स. बहुत सारे लोग होते हैं जो कैटल्स बाय करने में, शॉप्स बनाने में, कुछ ट्रक्स बाय करने में, बुलक कार्ट्स बाय सब बाय करने में अपनी सेविंग्स खर्च कर देते हैं. एज वी शैल सी दिस कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़. तो अब इससे क्या पता चलता है कि हम लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रक्स का वर्क होता है, जो कैटल रेयरिंग होती है, ये सब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आता है. नाउ we have completed with our farming activities in Palampur, and now we will start with non-farm activities in Palampur. वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर. हम लोगों ने ये पता लगा कि अभी तक की जो फार्मिंग है वो सबसे ज़्यादा मेन प्रोडक्शन की एक्टिविटी है पालनपुर में. क्यों नहीं होगी? क्योंकि सारे लोग उसी पे डिपेंडेंट है. स्मॉल फार्मर्स हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लार्ज, सब उसी पे डिपेंडेंट है. और आपने एक चीज़ और इसमें नोटिस किया कि जो सविता और गोविंद की स्टोरी थी कि उन्होंने लोन्स लिया, बाद में वो लोग जितनी भी उन्होंने हार्वेस्ट के साथ अपने लिए यूज़, उन्होंने कुछ बेचा तो नहीं, तो उनके पास वो लोन एक वो हो गया, उन्होंने उसको वो वापस नहीं कर पाए. सो उनके लिए ऐसी हर बार एक ये लोन भरता जाएगा, उनके लिए बाद में ये प्रॉब्लम बन सकता है. सो दिस इज़ द मेन पॉइंट इन दैट. सो नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक. वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम नॉन फार्म एक्टिव. हम लोग कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालनपुर आर इंगेज इन एक्टिविटी अदर देन एग्री. खाली 100% का 75 तो फार्मिंग में इंगेज है, सिर्फ 25% पीपल हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं. सो सबसे पहले नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या है? डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी. डेयरी एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी होती है जो नॉन फार्म एक्टिविटी भी होती है. सो डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन फैमिलीज इन पालनपुर. जो डेयरी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक्टिविटी है फैमिलीज और पालनपुर में. सब लोग डेयरी का वर्क कर लेते हैं. पीपल फेड देयर बफेलोज on various kinds of grasses and jawar and bajra that grows during the rainy season. तो उसमें बहुत सारे लोग कैटल्स में बफेलोज, काउज, ये सब अपने साथ वो लोग रख लेते हैं एज अ पेट, और फिर बाद में उनको जौर, बाजरा, ग्रासेस ये सब खिलाते हैं, जो सब रेनी सीजन में उनके पास हार्वेस्ट होता है. द मिल्क इज़ सोल्ड इन, जो उनसे वो जो मिल्क निकलता है उससे वो लोग वो मिल्क जाके रायगंज के मार्केट में सेल करते हैं. द नियर बाय लार्ज विलेजेस, जो लार्ज विलेजेस हैं नियर बाय में, टू ट्रेडर्स ऑफ शाहपुर टाउन हैव टू सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन से. अब वहाँ पे दो ट्रेडर हैं शाहपुर में जिन्होंने चिलिंग, जो चिलर्स होते हैं, चिल वाले रूम्स होते हैं, चिलर्स उन्होंने सेट कर रखे हैं, और उसके लिए वो लोग मिल्क खरीदते हैं और बाद में उसमें चिलर्स में रखते हैं, और उसके बाद में वो लोग रायगंज के टाउन्स में या फर्दर मोर टाउन्स में सेल कर देते हैं, टाउन्स एंड सिटीज़ में. ओके, सो इस तरह लोग अपनी डेयरी से वर्क करते हैं. अब नाउ सेकंड इज एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. अब एक स्मॉल, इन पालनपुर में कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मीन्स इसमें हार्वेस्टिंग के अलावा क्या हो सकता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में? पोट्री मेकिंग, हैट मेकिंग, वॉल डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं. एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन. अब सिर्फ 50 लोग ही पालनपुर में मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी करते हैं. अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग टेक्स द प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन टाउन्स एंड सिटीज़. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिग सिटीज़, बिग फैक्ट्रीज में ऑलरेडी वर्क कर रही है, वहाँ पर तो बिग बिग मशीन से वर्क हो रहा है. तो पालनपुर एक छोटे से विलेज में बहुत ही कम लोग इसलिए करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स. अब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है पालनपुर में बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स यूज़ होते हैं. एंड आर डन ऑन स्मॉल स्केल. बहुत ही स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं करी जाती. दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिलीज. लेबर्स रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड. तो अब ये सब वर्क कहाँ हो जाते हैं? वो लोग अपने घरों में ही रह के कर लेते हैं, और उन लोग को कोई फील्ड ज़्यादा खरीदनी है या फिर अपनी फील्ड से बैठे बैठे कर लेते हैं, और इसमें कोई किसी को भी हायर्ड भी नहीं करना पड़ता. सो एक और हमारे पास स्टोरी है ऐसी.
मिश्री लाल हैज़ परचेज अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन। तो मिश्री लाल एक है जिन्होंने एक मैकेनिकल मशीन खरीदी है जो शुगर केन क्रश करती है एंड रन ऑन इलेक्ट्रिक, वो जो मशीन है इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है एंड हैज़ सेट अप इन ऑन उन्होंने ये मशीन अपनी फील्ड्स में सेट कर रखी है। शुगर केन क्रशिंग वॉज कैरिड अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दीज। पहले तो जो शुगर केन क्रशिंग होती है बुलक्स की हेल्प से हो जाती थी, बट अब पीपल लोग मशीन को प्रेफर ज़्यादा करने लगे। मिश्री ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जागरी। और इस तरह वो भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो अलग दूसरे फार्मर्स हो या लार्ज हो या मीडियम किसी फार्मर से वो लोग शुगर केन बाय करते हैं मिश्री दाल और बाद में उसको जागरी में कन्वर्ट कर, जागरी मीन्स गुड़ में। द जागरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, और जो जागरी होती है बाद में शाहपुर के ट्रेडर्स को सेल करी जाती है। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट, और इसमें मिश्री लाल थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेता है। सो ये था एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैसे वो कर रहा है। ओके, उसका एग्जाम्पल था ये। देन थर्ड पॉइंट द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, और पालमपुर के शॉपकीपर्स कैसे हैं, वहाँ पे शॉप की वर्क कैसे चलता है। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। तो जो पीपल शाहपुर में शॉप का वर्क करते हैं, शॉपकीपिंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स ज़्यादा नहीं करते। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु buy various goods from wholesale markets in cities and sell them in the village। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो लोग सिटीज़ से होलसेल के रेट्स में बहुत सारा सामान बाय कर लेते हैं, बाद में विलेज में उसको सेल आउट कर देते हैं। You will see small general stores in village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes। तो आप लोग देख सकते हैं ये लोग ये सारे आइटम्स वहाँ पे सेल आउट करते हैं। A few of the families whose house are close to the bus stand have used part of space to open small shop। और जहाँ पे जिन फैमिलीज का जो हाउस है वो बस स्टैंड के पास है तो उन्होंने वहाँ पे भी छोटी सी शॉप ओपन कर ली, क्योंकि वहाँ पे और दे सेल ईट, वहाँ पे वो लोग क्या सेल करते हैं, ईटेबल्स, जो खाने पीने की चिप्स कुरकुरे और ये सब होता है वो सब ये लोग सेल करते हैं। सो इसमें भी एक स्टोरी है। देयर वाज अ करीम हैज़ ओपन अ कंप्यूटर क्लासेस सेंटर इन द विलेज। एक करीम एक कोई थे जिन्होंने कंप्यूटर क्लासेस सेंटर विलेज में ओपन किया। In recent years, large number of students have been attending colleges in शाहपुर टाउन, क्योंकि शाहपुर के टाउन में बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस के लिए अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे थे, कॉलेज क्लासेस। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन टाउन। तो उसने देखा कि बहुत सारे जो विलेजेस के बच्चे हैं वो भी शाहपुर के टाउन में जाके कंप्यूटर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। देयर वर 2 women इन विलेज हु हैड अ डिग्री ऑन कंप्यूटर एप्लीकेट्स, और उस विलेज में 2 वुमेन थी जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेंट्स की डिग्री भी थी। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय, उसने डिसाइड किया इन दोनों को वो एम्प्लॉय कर लेगा तो ये लोग को सिखा पाएंगी बच्चों को। ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेट अप क्लासेस इन फ्रंट ऑफ द रूम ऑफ देयर हाउस ओवर लुकिंग द मार्केट। तो वो बहुत सारे कंप्यूटर खरीद के लिया, उसने सेटअप कर दिया कहाँ पे, अपने रूम के डोर के पास, ताकि बाहर के लोग वो चीज़ देख सकें अंदर। देन हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग एंड देम इन गुड नंबर। फिर बाद में हाई स्कूल के स्टूडेंट 10th के स्टूडेंट है वो लोग उन्होंने क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी अच्छे लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगे। अब ये था कि कैसे यहाँ पे शॉप्स का ओपन हुआ, प्रमोशन हुआ, ये सब बताया गया। अब नाउ फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट और फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। इसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलपिंग सेक्टर था नॉन फार्म एक्टिविटी में, वो था ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में वो लोग कैसे था, ट्रांसपोर्ट में वो लोग गुड्स को लोड करके शाहपुर और रायगंज के टाउन्स और सिटीज़ में जाके देते थे। so, इसलिए वहाँ का जो रोल था वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा नॉन फार्म एक्टिविटी में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा था। देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन दी रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। बहुत सारे व्हीकल्स हम लोग रोड्स पे देख सकते हैं जो पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करते हैं। कौन कौन से वजह, रिक्शा वाला, स्टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग ट्रेडिशनल बुलक्स, कार्ट एंड बॉगे आर, ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं वहाँ के रोड्स में। ट्रांसपोर्ट वो लोग सब लोग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हैं। दे फेरी people and goods from one place to another in return get paid for it। और वो लोग pupils कैरी एक प्लेस से उधर करते हैं। जैसे हम नहीं देखते कि हम लोग कभी भी हम लोग स्कूल से आते हैं तो हम लोग लोगों को देखिए ऑटो में बैठ के भी आते हैं, तो सब वो लोग भी एक टाउन से दूसरे टाउन को लोगों को छोड़ते हैं। और या फिर कुछ लोग होते पैसे
जो गुड्स जो बनाए होते जिनके पास अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होते, जिन फार्मर, वो लोग इनके ट्रांसपोर्ट पे अपने राइस वीट ये सब लेके शाहपुर और रायगंज जाते हैं, उसके बदले में उनको पैसे मिल जाते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट, आजकल कुछ ईयर्स में जो पीपल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ज़्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं और ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं। अब इसमें भी एक स्टोरी है किशोरा की। किशोरा इज़ अ फार्म लेबर। किशोरा एक फार्म लेबर था, लाइक अदर सच लेबर्स, सारे अदर जितने भी जैसे लेबर्स थे वैसे वो भी एक सिंपल लेबर था। किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव। किशोरा को ये डिफिकल्टी होती थी अपनी फैमिलीज की नीड को पूरी करने में, क्योंकि जो भी उसको वेजेस मिलती थी फार्मिंग में वो काफ़ी एफिशिएंट नहीं थी, इनएफिशिएंट बहुत ज़्यादा थी। A few years back, किशोरा took a loan from a bank. तो कुछ दिन बाद किशोरा ने बैंक से लोन ले लिया. This was under the government program which was getting cheap loans to poor landless households. तो ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम के अंडर था जिसमें पुअर पीपल्स को चीप रेट्स पे लोन्स मिल जा रहा था. किशोरा हैड बॉट बफेलोज विथ हिज मनी. उस मनी से किशोरा ने बफेलोज खरीदी. ही नाउ सेल द बफेलोज मिल्क. अब वो बफेलो का मिल्क सेल करने लगा. फिर उसके बाद क्या हुआ, फर्दर he has attached a wooden cart to the buffalo and used it to transport various. फिर धीरे से उसके पास जब काफ़ी पैसा सेव हो गया तो उसने बुलक कार्ट उससे ज्वाइन कर दिया बफेलो से, और फिर वो ट्रांसपोर्ट का वर्क करने लगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस आइटम्स या पीपल्स को करने लगा. वंस अ वीक ही गोज टू रिवर गंगा एंड ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर. और वो हर बार एक वीक में रिवर गंगा के पास जाता था और जो पॉटर था उनके लिए क्ले भी लेके आता था. और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर. और कभी कभी वो क्या क्या वर्क करता है ये बता रहे हैं. कभी कभी वो गंगा रिवर पर जाके पॉटर्स के लिए क्ले ला रहा है, कभी वो जाके शाहपुर जाके जागरी सेल कर रहा है और अदर कॉम्युनिटीज जाके वहाँ पे दे रहा है. एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट. हर मंथ उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ वर्क मिल ही जाता था. एज अ रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन द वॉट ही यूज टू डू सम ईयर्स. और अब जो किशोरा अर्न कर रहा है वो पहले से ज़्यादा अर्न कर रहा है, और जो वो पहले अर्न करता था उससे भी ज़्यादा. So now this was our chapter has been now finished, and if you like the video then don't forget to like, share and comment on it. So thank you.